हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हमें एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ना है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम के सदृश है। ये चूंकि चुंबकत्व में हम वैद्युत चुंबकत्व में जो एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे हैं, ये स्थिर विद्युत्की के गॉस के नियम के सदृश होता है। क्या है आइए जानते हैं। यहाँ दिखाया गया है एक बंद परिपथ दिखाया गया है, और उस बंद परिपथ से होकर एक तार एक्स वाई उस बंद परिपथ के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, और इस तार में धारा ऊपर की ओर आई प्रवाहित हो रही है। तो इस चित्र का क्या उद्देश्य है? तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम को समझाता है। क्या है परिपथीय नियम, ये जानते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक वृत्तीय पथ है, इस पथ द्वारा आई धारा घिरी हुई है, और इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की दूरी इस तार से समान है। वृत्तीय पथ है तो r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर अगर dl की दिशा, dl मतलब एक सूक्ष्म लंबाई उस बिंदु पर खींचा जाए, तो उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो B और dl एक ही दिशा में है इस बिंदु P पर, और B की दिशा जो होगी उस वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा में होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर, इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। तो कितना है? तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl क्या प्रदर्शित कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल को प्रदर्शित कर रहा है, कि इसका हमें लाइन इंटीग्रेशन लेना है। B डॉट dl मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल किया गया, और यह पथ द्वारा घिरी नेट धारा, यानी इस तार में जितनी धारा बह रही थी, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस आई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आइए देखते हैं बंद परिपथ के लिए यह सत्य है, कोई भी किसी भी आकार का हो लेकिन बंद परिपथ है, तो उस बंद परिपथ के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम सत्य है। तो क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस फार्मूले की हम उपपत्ति कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसको, कहां से ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। देखिए इसकी प्रूफिंग कैसे की जाए। यहां हमने एक्स वाई एक लंबा तार लिया, और इसमें आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ खींचा गया है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। उसी में से एक बिंदु हमने P चुना है। इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? देखिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या को r माना गया है, तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय पथ पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं कि अगर बहुत अधिक लंबाई का कोई तार हो, तो उसके निकट r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r ये होता है। तो इस बिंदु P पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए इसका रेखीय समाकल कैसे निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल
बी डॉट डी एल इसकी वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहां से हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। और यहां हमें मालूम है कि बी और डी एल एक ही दिशा में है, क्योंकि बी व डी एल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। बी और डी एल की दिशा समान है तो थीटा हम 0 डिग्री कह सकते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री लिया गया है तो यहां से देखिए बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डॉट डी एल इक्वल टू ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। और हम जानते हैं कि r दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र नियत है पूरे वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, तो नियत है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। अब डीएल एक छोटी दूरी है इस वृत्तीय पथ की, उसका अगर समाकलन किया जाए तो पूरे वृत्तीय पथ की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से हमको मिल जाएगा बी इंटू इस डीएल का समाकलन करेंगे तो 2 पाई आर के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो देखिए बी डॉट डीएल की वैल्यू हमको मिल गई बी इंटू 2 पाई आर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इसकी वैल्यू हमको मिल गई बी इंटू 2 पाई आर। और बी का मान यहाँ इक्वेशन 1 से इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से बी का मान रखने पर समीकरण 1 से बी का मान अगर रखा जाए तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो रहा है, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और एट लास्ट हमको क्या मिल गया कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमको फार्मूला प्राप्त हो गया। ये आई धारा जो है, इस धारा पर बाद में मैक्सवेल ने संशोधन भी किया है इस एम्पियर के परिपथीय नियम में, और मैक्सवेल ने बताया है कि ये धारा जो आई लिखा गया है ये 2 प्रकार की होनी चाहिए, चालन धारा और विस्थापन धारा। बाद में इसी को आईसी प्लस आईडी के रूप में बदल दिया गया है। तो यहाँ हम वृत्तीय पथ ले रहे हैं, वैसे भी अगर कहा जाए तो वृत्तीय पथ अगर है कोई चालक तार का तो उसमें एक साइड में अर्धभाग में चालक के धारा की दिशा एक और होगी और दूसरे भाग में दूसरी ओर होगी, तो उस कारण से भी हम आई को I1 प्लस I2 के रूप में भी कह सकते हैं। इसीलिए इसके कथन में नेट धारा की बात की गई कि जितना भी उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा है वही धारा I को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था। अब आइए देखते हैं इसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के धारावाही तार अनंत लंबाई के धारावाही सीधे
धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसी प्रकार से हम फिगर यहां भी देख सकते हैं। ये कोई अनंत लंबाई का, इसको मान लिया जाए कि एक अनंत लंबाई का, अब इसकी लंबाई परिमित नहीं बल्कि अनंत कह दिया जाए कि अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है और इस तार में आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस तार के समीप r दूरी पर अगर कोई बिंदु मान लीजिए P स्थित है, तो इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला जो वृत्तीय पथ है, उस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। परिमाण बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र का r दूरी पर चारों ओर बराबर होगा। तो अब हमने यहां बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को B माना और इस पथ के अति सूक्ष्म अवयव dl की दिशा अगर निर्धारित की जाए तो ये स्पर्श रेखा में होगी और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र भी स्पर्श रेखा में होगा। तो यहां देखिए हमें निकालना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को हमें प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं, हम एम्पियर का परिपथीय नियम यहां लागू करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल इस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसी फार्मूले से हमने यहां एम्पियर का परिपथीय नियम दिखाया। अब इस परिपथीय नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, यहां B और dl ये एक ही दिशा में है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं B व dl की दिशा एक ही ओर है, या समान कह सकते हैं कि दिशा समान है। B व dl की दिशा समान है, इसलिए थीटा को हम 0 डिग्री लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं B डॉट dl को B dl cos 0 कह सकते हैं, B dl cos 0। चूंकि यहां इस फार्मूले को अगर देखा जाए तो इस रूप में भी हम देख सकते हैं B dl cos थीटा, B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये हो जाएगा। अब इसी में हमने थीटा को 0 रख दिया और ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। सॉल्व किया जाए तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। B r दूरी पर प्रत्येक बिंदु पर B का मान नियत है, B को हम बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन होगा dl का, ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। और dl का इंटीग्रेशन किया जाए तो dl छोटा खंड है, बिंदु P पर एक अति सूक्ष्म खंड की लंबाई है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे वृत्तीय पथ की परिधि प्राप्त हो जाएगी, यानी 2 पाई r हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इस 2 पाई r से इधर डिवाइड कर दें तो B के लिए देखिए सूत्र क्या मिल गया हमको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यही फार्मूला अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह सूत्र होगा। और इस सूत्र में हम और एक केस देख सकते हैं, इसका एक स्पेशल केस है कि मान लीजिए जो तार लिया गया है, यह तार ठोस बेलनाकार है, ठोस और बेलनाकार है। तो ठोस बेलनाकार और बहुत लंबे तार के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, देखिए
तो इसी का स्पेशल केस है, हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए स्पेशल केस, यदि बहुत लंबे, या इसी तार को कह दिया जाए, यदि तार बहुत लंबा, यदि तार बहुत लंबा ठोस बेलनाकार है, ठोस बेलनाकार है, तब जो धारा प्रवाहित होगी वो संपूर्ण आयतन से होकर प्रवाहित होगी। भाई अगर ठोस बेलनाकार तार लिया गया तो संपूर्ण आयतन से होकर धारा प्रवाहित होगी। तब चालक के पूरे आयतन, तब चालक के पूरे आयतन में होकर धारा प्रवाहित होगी। पूरे आयतन में होकर धारा प्रवाहित होगी। और सबसे अधिक धारा का मान अगर कहा जाए तो सबसे अधिक धारा का मान पृष्ठ पर होगा, और भीतर जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगे धारा का मान घटेगा। या ऐसा हम कह सकते हैं कि केंद्र से पृष्ठ की ओर धारा का मान लगातार वृद्धि होगा, पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा। तो उसी अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि तार बहुत लंबा ठोस बेलनाकार है तब चालक के पूरे आयतन में होकर धारा प्रवाहित होती है। और यह धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें कौन कौन सा केस, यदि देखिए, यदि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ले लिया जाए, लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब अब हमने मान लिया कि जो बेलन है, यहां इसके लिए फिगर इधर दिखा रहे हैं, ये कोई बेलनाकार तार के लिए फिगर दिखाया गया। और इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान लिया, ये कैपिटल आर है। बेलनाकार ठोस तार लिया गया और इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले लिया। तो अब इसमें देखिए परिवर्तन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसको अगर y अक्ष पर ले लिया जाए, चुंबकीय ये धारा को प्रदर्शित किया जाए, ये इस अक्ष पर धारा को प्रदर्शित करें, और यहां x अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाए, ये केंद्र O है, यहां पर इसका केंद्र कह दिया जाए, सेंटर पर बिल्कुल O है। तो इसके इधर दूरी बढ़ने पर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, और ये इधर दूरी बढ़ने पर, और यहां पर हमने पूरा इसका R ले लिया, ये त्रिज्या R को, केंद्र से R दूरी इधर प्रदर्शित हो रहा है, केंद्र से R दूरी इधर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें दूरी के सापेक्ष अगर धारा के मान में परिवर्तन देखा जाए तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां से यहां तक जो परिवर्तन होगा वो रेखीय होगा, ये रेखीय परिवर्तन होगा, और उसके आगे परिवर्तन व्युत्क्रमानुपात में चलेगा, ये इस तरीके से ये परिवर्तन वक्र। यदि तार बहुत लंबा ठोस बेलनाकार है तब चालक के पूरे आयतन में होकर धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अब कंडीशन यहां क्या है कि यदि R लेस देन कैपिटल R हो, R अगर लेस देन कैपिटल R हो, तब यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा। तब चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला हम इसी फार्मूले से बनाएंगे, लेकिन अब की बार त्रिज्या यहां कैपिटल R की जगह पे देखिए क्या रखा जाएगा। इस फार्मूले में B इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल r और यहां अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ये लगाया जाएगा।
ये ध्यान रखिए। मतलब इस पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर अगर कहा जाए, पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर, ये आर दूरी क्या है, केंद्र से दूरी है। अगर इस चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठोस बेलनाकार तार है, तो इसकी केंद्र से दूरी या इसके अक्ष से दूरी कह सकते हैं, इसके अक्ष से दूरी स्मॉल आर होगी और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। तो इस फार्मूले की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि आर जब लेस देन कैपिटल आर होगा तो बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर है, बी प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इस दूरी आर के, यहां दूरी जो लिया गया इसके भीतर किसी बिंदु के लिए ये दूरी आर लिया गया है, आर दूरी। तो इसके अनुक्रमानुपात में जैसे जैसे हम केंद्र से आगे बढ़ेंगे पृष्ठ की ओर, दूरी के बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा और पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा और उसके आगे फिर घटना शुरू करेगा। तो वही 3 केस यहां हम देखना चाहते हैं, वो भी ठोस बेलनाकार तार के लिए। तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखिए, इसी में सेकंड केस, यदि इसका है, इसका पार्ट ए है ये, इसको हम बी मान रहे हैं, इसको पार्ट बी मान रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट केस ही है, इसको हम बी, इस फर्स्ट भाग का ए ये है, बी इसको मान सकते हैं। यदि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या लागू होगा। तो देखिए इसी में अगर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख लें तो कैपिटल आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें फिर वही फार्मूला प्रारंभ वाला प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए इसमें छूट रहा है, यहां फार्मूला जो लिखा गया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो 2 पाई भी आगे रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 पाई इंटू आर स्क्वायर ये होना चाहिए, तो इसमें नोट कर लीजिएगा, यहां छूट रहा था। अब वही चीज यहां लिखना है, यदि आर बराबर कैपिटल आर तो बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर, ये होगा। मतलब पृष्ठ की बात की गई है, बेलनाकार तार है, बहुत लंबा बेलनाकार ठोस तार है, तो उसके पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम इस फार्मूले से निकालेंगे, जहां ये बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर को प्रदर्शित करता है। कैपिटल आर इस बेलन की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। भीतर के लिए ये सूत्र है, बाहर के लिए, ये पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा। और अगर बाहर किसी बिंदु पर कहा जाए, यानी आर का मान इस कैपिटल आर से अधिक हो जाए, यदि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब क्या होगा। तो इसके बाहर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में जाएगा, तब उसके लिए फार्मूला देखिए क्या बनेगा। आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से बड़ी हो जाए, आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो जाए, तब हम वही फार्मूला सीधा है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ये लिख देंगे, ये फार्मूला लागू होगा। यहां इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इसमें बी मैक्सिमम होगा। ये बी मैक्सिमम का केस है, यानी पृष्ठ पर कोई बेलनाकार ठोस तार है अगर चालक तार, तो उसमें पृष्ठ पर अधिकतम धारा होगी, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम होगा पृष्ठ पर, और उसके भीतर जैसे जैसे जाएंगे केंद्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। केंद्र पर मिनिमम होगा, केंद्र पर हम शून्य कह सकते हैं, केंद्र पर शून्य होगा, और केंद्र से पृष्ठ की ओर बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा धारा के अनुरूप, और पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा, और पृष्ठ से बाहर अगर किसी बिंदु पर जाए तो वहां दूरी के बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। तो इसी केस को यहां ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। अब इसका एक सेकंड केस है कि मान लीजिए ठोस नहीं है, जो यहां बेलन लिया गया था ये ठोस बेलन का केस है, ये ठोस बेलन का केस है, ये जो तार लिया गया है ठोस बेलनाकार तार लिया गया। अगर इसकी जगह पर खोखला बेलनाकार तार ले लिया जाए तब क्या होगा। तो खोखले बेलने तार के लिए देखिए, खोखले बेलनाकार तार के लिए सेकंड केस क्या होगा इसका। तो अब की बार यहां इसको खोखला लिया गया, इसके भीतर ये इसको खोखला मान लिया जाएगा, भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इसके लिए ग्राफ ये बनेगा, ये जैसा कि दिखाया गया।
तो अब की बार यहां खोखला बेलन लिया जा रहा है सेकंड केस के लिए। ये वही तार बेलनाकार ले रहे हैं, लेकिन अब की बार खोखला बेलनाकार लंबा तार ले रहे हैं। तो इसी का सेकंड केस है, यदि बहुत लंबा तार लिया गया धारावाही खोखला का, ये यदि धारावाही खोखले बेलनाकार चालक में धारा कहां होगी? पृष्ठ पर होगी। संपूर्ण धारा इसके पृष्ठ पर होगी, भीतर कोई धारा नहीं होगी। तो यदि धारावाही खोखले बेलनाकार चालक में धारा प्रवाहित करें तो चालक के भीतर धारा शून्य होगी। चालक के भीतर धारा शून्य होगी। अब भीतर कोई धारा नहीं, चूंकि खोखला है, भीतर खोखला है, तो संपूर्ण धारा इसके पृष्ठ से होकर गुजरेगी। संपूर्ण धारा पृष्ठ से होकर गुजरेगी, तो भीतर कोई धारा ना होने के कारण यहां हम कह सकते हैं कि जब R इज लेस देन टू कैपिटल R, जब R इज लेस देन कैपिटल R, तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। धारा चूंकि शून्य है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा। तो भीतर पृष्ठ पर इसके भीतर कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा। अब इसका भी केस देखिए, R बराबर R के केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये लिया जाएगा। B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और इसका थर्ड केस है, यही सूत्र लागू होगा थर्ड केस पर भी। थर्ड केस में भी यही फार्मूला लागू होगा सी वाले में, कि यदि R ग्रेटर देन कैपिटल R तो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये केस तीसरा इसी पर लागू हो जाएगा। तो यही 3 ABC यहां प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, इसीलिए देखिए दोनों तरफ सेम ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहीं से शुरू होगा ये ग्राफ, और यहां पर पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा, पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा, ये पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा, और भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। भीतर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। यहां बाउंड्री दिखाई गई है, इस भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और पृष्ठ पर मैक्सिमम है, और पृष्ठ से आगे व्युत्क्रमानुपात के रूप में चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो ये दोनों केस था। अनंत लंबाई का अगर कोई सीधा बहुत लंबा सीधा ठोस बेलनाकार चालक है या खोखला बेलनाकार चालक है, तो उसके भीतर पृष्ठ पर और बाहर किस प्रकार से दूरी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा। अब आइए, इसका एक केस है लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसी एम्पियर के नियम, परिपथीय नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 है। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अब इसके एक साइड में हम चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दिखा सकते हैं, और दूसरे साइड में हम बिंदु से, ये
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया गया है। अब यहां से देखिए, जो सेंटर से होकर चुंबकीय बल रेखा जाएगी वो तो बिल्कुल समांतर होगी, और बाकी अन्य रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाया गया इस तरीके से, यहां जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है ये ग्राफ। यहाँ जो चित्र दिखाया गया ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये मान लिया हमने कि किसी एक फेरे पर यहाँ धारा आई नॉट एक फेरे में प्रवाहित हो रही है, एक फेरे में आई नॉट धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब क्या होगा इसमें, देखिए हम एक बंद परिपथ की कल्पना करें, बंद परिपथ की कल्पना करें। अब बिल्कुल इसके सेंटर से होकर जा रहा है ये, यहां हमने बीच में दो बिंदु ले लिया ए और बी, बीच में दो बिंदु ले लिया, यहां हमने कहा ए है और इस स्थान पर हमने बी कह दिया, इसको हमने ए लिख दिया और यहां पर बिंदु बी लिख दिया, और यहीं से एक आयताकार बंद पथ को हमने दिखा दिया। ये आयताकार एक बंद पथ लिया है, इसको सी कह दिया जाए और इसको डी कह दिया जाए। ए बी सी डी एक आयताकार बंद पथ की कल्पना हमने यहां कर ली है कि कोई एक आयताकार बंद पथ है जो इस धारावाही लंबी प्रणालिका जो लिया गया है। प्रणालिका क्या होती है, सबसे पहले प्रणालिका क्या होती है आइए इस पर विचार करते हैं। तो प्रणालिका जो होती है एक कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी एक लंबी सी कुंडलिनी होती है जो कि किसी गत्ते या कार्डबोर्ड के ऊपर, बेलनाकार गत्ता हो या कार्डबोर्ड हो, उस पे तांबे के तार के विद्युत रोधी तार हो, उसके ऊपर रबर वगैरह चढ़ा हो जिससे कि शॉर्ट सर्किट न होने पाए। तो बहुत सारे फेरे गत्ते या कांच के बेलन के ऊपर जब तांबे के तार के, विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे उसके ऊपर लपेट कर और जो बनाकर तैयार किया जाता है वही प्रणालिका कहलाता है। और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको धारावाही प्रणालिका कहते हैं। तो जब कोई धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाह हो रहा होता है तो वह एक दंड चुंबक के समान व्यवहार करता है, भाई वो चुंबक के समान व्यवहार करता है। उसी हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। तो वही चीज यहाँ भीतरी उसका पोषण दिखाया गया है कि अगर कोई धारावाही प्रणालिका है, बेलनाकार कोई कार्डबोर्ड या गत्ता है, इसके ऊपर तांबे के बहुत सारे फेरे एक दूसरे से सटा सटा के यहां से यहां तक पूरा लपेट दिया गया। अब एक तार इधर निकाला गया, दूसरा इधर निकाला गया, उसको किसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाह होने लगेगा, प्रत्येक फेरे से धारा प्रवाहित होगा, तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि इसके अक्ष पर, इसके ठीक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। तो इसी प्रणालिका के भीतर वाला फिगर यहां दिखाया गया है। भाई अगर धारावाही प्रणालिका है तो दंड चुंबक के समान व्यवहार करेगा। अब इसमें धारा की दिशा अगर इस ओर है तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या देख रहे हैं कि धारा की दिशा में अंगूठा करें तो इसके दाहिनी ओर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भीतर उत्पन्न होगा। तो उसी को हमने यहाँ क्रॉस चिन्ह से दिखाया है कि अगर ये धारा की दिशा है, प्रणालिका में जो फेरे हैं उसमें धारा की दिशा अगर ये ले लिया जाए तो इसके दाईं ओर लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और बाईं ओर लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी को यहाँ बिंदु से दिखाया गया है और यहाँ क्रॉस से। और जितने भी फेरे हैं, हमने 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मान लिया। कुल फेरों की संख्या कैपिटल N मान सकते हो कि इसमें कुल कैपिटल N फेरे हैं
और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो उसी से यहां देखा गया। अब इसमें देखिए, इसको एक बंद पथ द्वारा घेरना है, तो हमने एक आयताकार बंद पथ की कल्पना की है। ABCD एक आयताकार बंद पथ है। अब इस बंद पथ में देखिए धारा प्रवाह किस रूप में होगा, तो यहां धारा प्रवाह इसमें दिखाया गया बंद पथ में, ये डायरेक्शन धारा का है A से B, और यहां B से C वाले भाग में ये ऊपर की ओर, और फिर C से D इस डायरेक्शन में, और फिर D से A जो लिया गया ये नीचे की ओर। ये बंद परिपथ में हमने जो फेरे हैं इसमें, चूंकि ये फेरे उस बेलन के ऊपर पूरी तरीके से लिपटे हुए हैं, तो बेलन के ऊपर लिपटे गए हैं, तो उसी को हमने आयताकार बंद लूप के रूप में दिखाया है। यह एक कल्पना किया है कि मान लीजिए आयताकार बंद लूप उस फेरे में बन रहा है, तो उस फेरे में इस डायरेक्शन में धारा जा रही है, इस डायरेक्शन में, और इधर उधर 4 डायरेक्शन दिखाया गया। अब यहां देखिए, ये BC और ये DA, BC और DA वाली भुजा ये बहुत लंबी ले ली गई है, एक लंबी भुजा ले ली गई है। इस आयत में BC और DA ये लंबी भुजाएं हैं, और लंबी भुजा होने के कारण जो CD वाली भुजा है इस प्रणालिका से अधिक दूरी पर होगा, और अधिक दूरी पर अगर है तो इस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जा सकता है। और यहां देखिए, ये BC और CD जो भुजा है, BC और DA भुजा, इसमें B और DL परस्पर लंबवत होंगे, तो इसमें B और DL परस्पर लंबवत होंगे। क्यों लंबवत है? ये भुजा देखिए लंबवत है इस तार के। अगर यहां धारावाही तार मान लिया जाए इसके अनुदिश प्रणालिका के, तो उसके लंबवत BC और DA जो भुजा है ये दोनों लंबवत है। तो B डॉट DL लंबवत होने के कारण इस धारा के, यानी BC भुजा और DA भुजा में जो धारा बह रही है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल इसके कारण और इसके कारण शून्य होगा। और चूंकि ये लंबे तार हैं तो बहुत अधिक दूरी पर CD होने के कारण इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र हम नगण्य मान सकते हैं। यानी जो भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल मिलेगा वो A से B वाली धारा के कारण मिलेगा, केवल A से B वाली धारा के कारण प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं एम्पियर का हम परिपथीय नियम लगाएं इसमें। आयताकार पथ ABCD में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया जाए, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL ये इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू आई के, यानी जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है, प्रत्येक भुजा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है वह पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होगा। तो अब देखिए रेखीय समाकल इस भुजा के कारण, इस भुजा के कारण अलग अलग सबका हम योग कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, जो आई आयताकार पथ द्वारा घिरी नेट धारा है, उसमें आयत ABCD के लिए अगर कहा जाए, आयत ABCD के लिए, तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL है, B डॉट DL ये इस पथ के संपूर्ण भाग के कारण लिखा गया है इकट्ठा। इसको हम अलग अलग 4 भुजाओं के अनुदिश तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, A से B के लिए अलग होगा B डॉट DL प्लस B से C के लिए अलग होगा B से C B डॉट DL, और फिर C से D के लिए अलग होगा इसी तरीके से D से A वाला भी हम दिखा सकते हैं D टू A। अब हमें मालूम है कि इसमें चूंकि ये दोनों B से C और D से ये B टू C
बी डॉट डी एल बराबर डी टू ए बी डॉट डी एल, ये दोनों बराबर होगा और इन दोनों का मान शून्य के बराबर आएगा। और शून्य के बराबर क्यों, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इन भुजाओं की लंबाइयां बराबर है और धारा विपरीत है, ये धारा ऊपर की ओर, ये धारा नीचे की ओर। तो जितना चुंबकीय क्षेत्र इसमें, अगर हम इस बिंदु पर देखें तो जितना चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वाली धारा के कारण उत्पन्न होगा उतना ही नीचे वाली धारा के कारण, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होने के कारण इन दोनों धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल इन दोनों भुजाओं के कारण शून्य मिलेगा। और एक चीज और यहां से देखिए, तथा यहां हम रीजन ये बता सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बी डॉट डीएल यहां क्या है, लंबवत है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि बी और डीएल यहां लंबवत है, ऐसा भी कह सकते हैं। बी और डीएल ये परस्पर लंबवत हैं, तो बी डीएल कॉस 90 करेंगे तब भी वहां से हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस के लिए चाहे ये उदाहरण दीजिए कि बी और डीएल लंबवत होने के कारण दोनों में 0 हुआ, चाहे ऐसा मान लीजिए कि बराबर भुजा में विपरीत धारा होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल शून्य हुआ। तो ये दोनों हम रीजन यहां बता सकते हैं। और ये वाला देखिए क्यों शून्य है, सी से डी बी डॉट डीएल ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर, ये अत्यधिक दूरी पर है, इस प्रणालिका से अत्यधिक दूरी पर, क्योंकि ये भुजा बीसी और डीए ये लंबी भुजा ली गई है, अत्यधिक दूरी पर होने के कारण ये भुजा अत्यधिक दूरी होने के कारण बी डॉट डीएल इसका भी शून्य। अब कुल मिलाकर बचा क्या, कुल मिलाकर यहां से अगर देखा जाए तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल केवल और केवल इस ए बी भुजा के कारण है, ए बी भुजा के कारण बी डॉट डीएल इस ए बी भुजा के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसका अगर हम गुणा कराएं तो बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में मौजूद होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी वाले केस में बी डीएल कॉस 0, बी डीएल कॉस 0। अब यहां से कॉस 0 का मान 1 कर देंगे, बी नियत है तो बी को बाहर कर देंगे, ए टू बी यहां हम डीएल का समाकलन करेंगे। तो डीएल का समाकलन अगर ए से बी कर रहे हैं तो मान लीजिए इसकी लंबाई ए से बी की लंबाई हमने x मान लिया, ए से बी की लंबाई को हमने x मान लिया, तो ए से बी अगर छोटा यहां अति सूक्ष्म खंड डीएल लिया गया तो उसका ए से बी समाकलन करने पर हमको ये पूरा x लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल रहा है, देखिए b इंटू एक्स, ऐसा कह सकते हैं, इसको हमने ए बी बराबर x मान लिया है। ए से बी की जो लंबाई है उसको हमने x माना है, तो इस कारण से यहां b डॉट डीएल की वैल्यू हमको b डॉट x मिल गई। अब धारा देखिए, फिर नेट धारा कैसे निकाले, तो एकांक लंबाई में प्रति मीटर लंबाई या एकांक लंबाई में धारा हमने माना है, यदि परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों तब n फेरे हों तब यहां x लंबाई में, भाई लंबाई x जो लिया गया तब x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, भाई x लंबाई में हम कह सकते हैं तब लंबाई x में फेरों की संख्या
n इंटू एक्स होगी। अब प्रति फेरे में आई नॉट धारा अगर बह रही है, अगर प्रति फेरे में आई नॉट धारा बह रही है तो nx फेरे में कुल कितनी धारा बह रही है? देखिए, यदि प्रत्येक फेरे में आई नॉट धारा प्रवाहित हो रही है तब नेट धारा क्या होगा? आई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन एक्स आई नॉट, ये दिखाया जा सकता है। आई इक्वल टू एन एक्स आई नॉट, क्योंकि यहां प्रति मीटर लंबाई में एन फेरे थे, तो एक्स मीटर लंबाई में एन इंटू एक्स फेरे, एक फेरे में आई नॉट धारा, तो पूरा कंप्लीट एन एक्स फेरे में धारा एन एक्स इंटू आई नॉट के बराबर होगी। तो यहां से देखिए आई मिल गया और बी डॉट डी एल का मान यहां मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इस समीकरण 1 में हम बी डॉट डी एल और आई की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बस हमको मालूम चल जाएगा कि लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का देखिए हमको फार्मूला प्राप्त होने वाला है। अब ये समीकरण ध्यान रखेंगे, इसी में हम मान रखने वाले हैं। देखिए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तथा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। बी डॉट डीएल का मान आया है कितना? बी इंटू एक्स। तो यहां से हम बाएं पक्ष में बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू आई है एन एक्स आई नॉट, एन एक्स इंटू आई नॉट, ये लिख सकते हैं। अब यहां देखिए x से x दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, x दोनों पक्षों में मिल रहा है हमको, तो इस x से हम x को कैंसिल कर सकते हैं और अंत में हमको b का फार्मूला मिल जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट के बराबर। ये जहां आई नॉट प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा है, तो आई नॉट प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो इस प्रकार हमको ये प्रणालिका में जो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है वो हमको प्राप्त हुआ, इसके भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां देखिए भीतर एक समान चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये भीतर एक दूसरे के अति निकट होंगी और समांतर होती हैं। इस कारण से इसके अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अक्ष में भी अगर बीच में कहा जाए मध्य में, तो वहां अधिकतम प्राप्त होगा। मध्य में चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका के अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब अगर कहा जाए कि किसी सिरे पर पूछ लिया जाए या एंगल के अनुसार कहा जाए, भाई एंगल के अनुसार अगर कहा जाए, इस तरीके से एक फिगर बनाए, इसका एक विशेष केस है, तो उस केस को देख लीजिए कि किसी प्रणालिका को इस तरीके से दिखा दिया जाए, ये अब इसके ऊपर फेरे लपेटे गए हैं, तो इसमें देखिए ये हमने यहां ले लिया इसका अक्ष, ये अक्ष ले लिया और इस फेरों को ऐसे दिखाया गया है। ये और इधर भी हमने इसी तरीके से दिखा दिया। ये फेरे को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी यहाँ कोई ये जीरो का मतलब कोई नहीं है। भीतरी भाग हमने भीतरी संरचना इस प्रणालिका की इस चित्र के माध्यम से दिखाई है, बाकी यहाँ कोई ये दिशा वगैरह नहीं कि क्रॉस और बिंदु दिखाया गया हो, बस केवल एक भीतरी संरचना हमने दिखाया कि इस तरीके से कोई प्रणालिका है, उसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे होते हैं और उसके भीतर ये अक्ष उसकी होती है। अब इसमें बीचों बीच में हमने एक बिंदु P की कल्पना कर ली, यहां बीचों बीच में मान लीजिए कोई बिंदु P है। अब यह बिंदु P को अगर दोनों सिरों से मिलाया जाए
तो यहां देखिए इसका एक सिरा हमने ले लिया, ये एक सिरा हो गया और दूसरा सिरा हमने यहां से मिला दिया, ये मिला दिया। मतलब ये परिमित लंबाई का हम कहीं ना कहीं लेने वाले हैं कि अगर ये परिमित लंबाई का परिनालिका हो, बहुत अधिक अनंत लंबाई का ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहां एक एंगल बन रहा है, कोण, तो इस कोण को हम कह सकते हैं θ1, और यहां इस कोण को हम यहां से यहां तक, ये पूरा कोण, इस कोण को हम कहेंगे θ2। तो दोनों सिरों द्वारा जो कोण निर्मित हो रहा है उस कोण को हमने θ1 और θ2 लिख दिया। अब यहां देखिए बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लिख सकते हैं। तो परिमित लंबाई का अगर ले लिया जाए, यदि परिनालिका परिमित लंबाई का हो तथा उसके सिरों द्वारा बिंदु P पर जो कोण बन रहा है उस कोण को हम कह सकते हैं आंतरिक अर्ध शीर्ष कोण। तो यदि परिनालिका परिमित लंबाई का हो तथा उसके सिरों द्वारा अंतरित अर्ध शीर्ष कोण, θ1 व θ2, तब बिंदु P पर बिंदु P जो लिया गया है वो मध्य में लिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसके अक्ष के मध्य बिंदु पर लिया गया है। तब बिंदु P मतलब अक्ष के मध्य बिंदु, ये अक्ष जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसके मध्य बिंदु की बात की जा रही है। तब बिंदु P यानी अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस फार्मूले से दिखाया जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 हो जाएगा। और यहां जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो जाएगा। इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बिंदु P मान लीजिए इसके सिरे पर मौजूद है, इसके सिरे पर यहां बिंदु P डैश ले लिया जाए, इसके सिरे के समीप चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए। देखिए हम यदि कह दें बिंदु P डैश यानी परिनालिका के सिरे के समीप बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र की अगर गणना करें तो सिरे के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए जैसे जैसे बिंदु आगे बढ़ेगा ये θ1 कोण घटता जाएगा, और θ1 कोण जैसे जैसे घटेगा यह दूसरा जो θ2 कोण है ये बढ़ता जाएगा। अब कल्पना करें यहाँ, तो यहाँ से इस सिरे को मिलाएंगे तो बिल्कुल ये लंबवत होगा, यानी θ2 90 डिग्री होगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये कोण और भी घट जाएगा, ये कोण और भी घट जाएगा। इस कोण को हम 0 कह सकते हैं। अगर ये बहुत अधिक लंबाई का है, अगर एक सिरा बहुत अधिक लंबाई का है तो ये निश्चित ही θ1 घटता हुआ 0 होगा और θ2 90 हो जाएगा। तो परिनालिका के सिरे के समीप बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम θ1 को लगभग हम 0 मान सकते हैं और θ2 को 90 डिग्री। तो इसी फार्मूले में θ1 को हम 0 कर देंगे और θ2 को 90 डिग्री कर देंगे, तो ये मालूम चल जाएगा इसके सिरे के समीप चुंबकीय क्षेत्र।
बी इंड मतलब सिरे पर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 की वैल्यू हम रख देंगे 0, थीटा 1 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू 90। साइन 90 का मान 0 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ 1 माइनस 0 यानी यही बचेगा। बी इंड के लिए सूत्र मिल जाएगा हमको, बी इंड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये फार्मूला हमको प्राप्त होगा। देखिए जितना यहां मध्य में चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल बीच में जो आया था उसी का ये आधा है, बस यहां प्रत्येक फेरे से लिया गया था आई नॉट, प्रत्येक फेरे में धारा माना गया था, यहां धारा को आई मान लिया गया है, तो उसमें कोई बात नहीं, आई नॉट भी हम लिख सकते हैं, चाहे यहाँ आई लिखें चाहे आई नॉट लिखे हैं तो आई नॉट भी हम कर सकते हैं, वही चीज है, यहाँ आई नॉट कह सकते हो, ये दोनों वही है सेम, प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा को ही ये प्रदर्शित कर रहा है। अब एक इसमें बचा हुआ है धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक तीसरा केस इसका देखिए, एप्लीकेशन नंबर 3। धारावाही टोराइड, टोराइड देखिए क्या होता है, धारावाही टोराइड के कारण, टोराइड प्रणालिका है, धारावाही टोराइड प्रणालिका के कारण, तो टोराइड देखिए एक सिरेहीन प्रणालिका कही जा सकती है इस तरीके से, ये एक सिरेहीन प्रणालिका, ये भी प्रणालिका है लेकिन ये सिरेहीन प्रणालिका, इस तरीके से तार के फेरे इस पर इसे लपेट दिए जाते हैं, बहुत सारे फेरे इसमें से लपेट दिए जाएंगे। यहाँ एक निकाल दिया गया फेरा और ये दूसरा इस तरीके से ये दिखाया गया है। ये पूरे में एक सिरेहीन प्रणालिका, मतलब उसी प्रणालिका को अगर दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, इसमें कोई सिरा ना रहे, और इस तरीके से एक सिरेहीन प्रणालिका ले लिया जाए, ये धारा दिखाया गया कि एक सिरे से धारा प्रवाहित की जा रही है और वही धारा दूसरे सिरे से हमको प्राप्त हो रही है, इससे निकल रही है, ये धारा प्राप्त हो रही है। अब ये धारा चूंकि प्रणालिका के भीतर घूमती हुई, इस प्रणालिका के भीतर घूमती हुई दूसरे सिरे पर जा रही है, तो यहां निश्चित ही इसके अक्ष पर, इसमें भी बीच में एक अक्ष हम कह सकते हैं, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें देखिए भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, भीतर रिक्त स्थान है, तो भीतर रिक्त स्थान होने के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और इसके बाहर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इसमें बाहर और भीतर दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा इसी टोराइड के भीतर होगा, और टोराइड के भीतर अगर कहा जाए तो उसमें भी दूरी के अनुसार परिवर्तित होगा। तो इसमें देखिए इसी को धारावाही टोराइड कहते हैं, सिरेहीन कोई सिरेविहीन प्रणालिका ले लिया जाए तो उसी को हम धारावाही टोराइड कहते हैं। अब यहां इसके अक्ष से केंद्र की दूरी को मान लीजिए a है,
अक्ष से केंद्र की दूरी a मान लिया गया, ये a दूरी मान लिया गया, यहां से दूरी। वैसे इसमें डबल त्रिज्या होगी a1 a2, इस भीतरी त्रिज्या को कह सकते हैं, इसको हमने कह दिया a1, और एक बाह्य त्रिज्या यानी यहां से यहां तक, इसको a2 कह सकते हैं। a1 a2 का हम माध्य अगर निकाल लें तो a जो होगा इन दोनों के माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है, a1 प्लस a2/2, ये हो। अब देखिए इस टोरॉइड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें टोरॉइड के क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र होता है, भीतर और बाहर नहीं होता। अब कितना होता है तो उसको हम एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आइए कितना होता है हम ज्ञात करें। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। अब इसके क्रोड में जो भीतर क्रोड है, उस क्रोड में अगर किसी बिंदु पर देखें, देखिए भीतर क्रोड में अगर किसी बिंदु पर देखें तो वहां भी B और dl एक ही दिशा में होगा, स्पर्श रेखा में। यहां देखिए धारा जो परिपथ द्वारा ये पथ वृत्ताकार पथ लिया गया है और इसमें तार के फेरे लपेटे गए हैं, तो निश्चित रूप से यहां जो अगर हम कहें B डॉट dl की वैल्यू निकालें तो दोनों यहां वैल्यू बराबर होंगे। यानी इस टोरॉइड के अक्ष की बात करें, अक्ष पर B व dl एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में है, इसलिए हम B डॉट dl को B dl cos 0 लिख सकते हैं। cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ B बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dl का करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन इस पूरे वृत्तीय पथ के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से B इंटू 2πr कहा जा सकता है, B इंटू 2πr, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब यहीं से उठा के मान रख दीजिए समीकरण नंबर। लेकिन उसके पहले यहां देखिए, हाँ धारा, इसमें धारा निकालना है, नेट धारा कितनी है तथा धारा I कितनी होगी। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि इसमें जितने फेरे हैं, टोटल 1 मीटर लंबाई में n फेरे हमने मान लिया, 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, तो इस पूरा 2π ये लंबाई में कितने फेरे होंगे, तो 2π ये लंबाई में फेरों की संख्या हम n इंटू 2π ये कह सकते हैं, n इंटू 2π ये होगा। और फिर उसी से हम निकाल सकते हैं, I उसी में गुणा करके नेट धारा निकाल सकते हैं। तो पथ द्वारा घिरी नेट धारा क्या होगी, देखिए यहां इस शब्द को लिख दिया जाए, 1 मीटर प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब पूरे वृत्तीय पथ द्वारा घिरी नेट धारा ये बराबर, देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n और टोटल लंबाई है 2π ये, और इसको हम नेट धारा I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ फेरों में जो धारा बह रही है I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से I धारा इन फेरों में प्रवाहित किया जा रहा है। तो यहां से देखिए मान रख दीजिए I का क्या आएगा, इसको I के स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, या इसमें I नॉट कह सकते हैं। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा अगर I नॉट कहें तो यहाँ I रख सकते हैं, इस तरीके से I की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से।
यहां देखिए बी डॉट डी एल का मान हो जाएगा बी इंटू 2πr, सॉरी यहां ए लिखा गया ना, त्रिज्या यहां ए लिखा गया है, यहां त्रिज्या ए लिखा गया है, तो इस त्रिज्या को यहां ए लिख दीजिएगा ये। अब यहां इसकी वैल्यू रख दीजिए 2πa इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू ये पूरा हो जाएगा n 2πa इंटू आई। अब ये 2πa से 2πa कैंसिल हो जाएगा, सेम फार्मूला वही मिलेगा हमको, म्यू नॉट एन आई नॉट, ये मिल जाएगा। तो बिल्कुल धारावाही प्रणालिका के तुल्य है। अब इसमें अगर कहा जाए कि कुल फेरों की संख्या अगर n हो तो इस स्मॉल n को हम लिख सकते हैं कैपिटल N बटा 2πa, ये लिख सकते हैं स्मॉल n को कैपिटल N बटा 2πa, जहां n कुल फेरों की संख्या है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज एम्पियर के परिपथीय नियम और उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट डे हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।